ओके, गुड आफ्टरनून। आज हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी। और यह क्या है? यह एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज मतलब क्या होता है? वैसे तो ये ज्यादातर उसमें आता है, पत्रकारिता जो होती ना, पत्रकारिता के क्षेत्र में ज्यादा चलती है। क्या होता है कि जीवन की सूचनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति, मतलब जो हमारे न्यूज चैनल्स वगैरह होते हैं, न्यूज होती हैं, इनको क्या कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, उसी से इसको रिपोर्टाज, मतलब रिपोर्टाज वहीं से जन्मा है। और रिपोर्टाज जो है पत्रकारिता के क्षेत्र की विधा है। इसको ज्यादातर कहाँ पे लिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में इसको यो उपयोग किया जाता है। आप इसको आगे पढ़ेंगे ना चैप्टर को, तो अपने आप आपको पता चलेगा, क्योंकि ये जो है वो एक पत्रकारिता के क्षेत्र की ही है। और जिसका है, इन्होंने ये पूरा, जो डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने ही ये पूरा देखा हुआ है और अपना देखा हुआ ही इन्होंने यहाँ वर्णन किया है, रिपोर्टाज का ही वर्णन किया है। यथार्थ घटनाएं जो होती है ना, जो हकीकत घटनाएं होती हैं, उनको एक संवेदनशील साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करते हैं। मतलब जो सत्य घटनाएं होती हैं उनको, वो जो एकदम सेंसिटिव सी होती हैं, उनको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये आती है ना न्यूज में, तो ये उसी की एक विधा होती है। प्रस्तुत पाठ रिपोर्टाज शैली में रचित है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है। इसे रपट के रूप में, रपट मीन्स रिपोर्ट जो बनाते हैं पूरी, के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह गद्य साहित्य की एक नई विधा है। रिपोर्टाज में किसी घटना या दृश्य का वर्णन, विवरण सूक्ष्म एवं रोचक ढंग से या इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। मतलब इसके बारे में छोटी छोटी सी डिटेल इस तरह से बताई जाती है जैसे वह सारी घटना क्या हो रही हो, हमारी आंखों के सामने चल रही हो। यह पत्रकारिता क्षेत्र की विधा है। इसमें पत्रकार घटना के पात्रों का सूक्ष्म निरीक्षण कर तटस्थ भाव से रिपोर्ट तैयार करता है। तटस्थ मतलब वो किसी का भी पक्ष नहीं लेता। जब हम न्यूज देखते हैं तो दो पक्षों के बारे में, कभी लड़ाई झगड़े की, मारपीट की, या ये दंगे फसाद होते हैं, तो हम जो रिपोर्ट, जो न्यूज सुनते हैं, उससे पत्रकार जो होते हैं वो कभी किसी का फेवर करके बात नहीं करते ना, बिना किसी का पक्ष लिए वह हमारे सामने एक साफ सुथरी रिपोर्ट देते हैं। यह घटना का यथा तथ्य वर्णन करता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का बांग्लादेश संघर्ष गाथा महत्वपूर्ण रिपोर्टाज माना जाता है। यहाँ उसी का एक अंश प्रस्तुत किया गया है। सन 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का युद्ध चला। इस रिपोर्टाज में पूर्वी मोर्चे पर चल रहे युद्ध क्षेत्र की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। इसमें लेखक ने जहां एक ओर भारतीय सेना के कौशलपूर्ण शौर्य का वर्णन किया है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन को स्वर प्रदान किया। लेखक का युद्ध क्षेत्र का अनुभव सचमुच लोमहर्षक है। इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को रिपोर्टाज विधा में से परिचित कराने का प्रयास किया गया है। फौज का सवेरा भी खूब होता है। रात को जो शहर चारों ओर बस गया था, वह अब सारा सिमटकर लॉरियों और ट्रकों में भर चुका है। दो टुकड़ियां आगे मार्च भी कर चुकी हैं। हम जब अलसाते अलसाते उठते हैं, तब तक हमारी इमारत के सारे सैनिक बिस्तर बांधकर ट्रकों पर सवार हो चुके हैं। मतलब ये कौन बता रहे हैं कि जो पत्रकार वगैरह हैं, वो सब लोग जब तक उठते हैं तब तक तो सारे सैनिक उठ जाते हैं, उनका सारा सामान लॉरियों ट्रकों में भरा जा चुका होता है और दो टुकड़ियां आगे मार्च भी कर चुकी होती हैं। मतलब वो क्या है, कुछ कुछ सैनिकों की टुकड़ियां बनाते हैं, वो एक एक आगे निकल चुकी होती है। और मैस से नाश्ते का बुलावा आ चुका है। नाश्ते के बाद मैस भी ट्रक में लाद दी जाएगी। मतलब जो सैनिक होते हैं ना, उनका सारा सामान ट्रकों में भर भर के आगे
जहाँ पे युद्ध चल रहा है वहां तक पहुंचना पड़ता है ना, तो 2-3 जो पड़ाव पड़ते रास्ते में वहां रुक रुक के वो आगे बढ़ते जाते हैं। 7:30 बज चुके हैं और हमें ब्रिगेडियर और जनरल के पहुंचने के पहले शेरपुर पहुंचना था। सड़क के दोनों ओर हर पुलिया, हर गांव पर बच्चे, जवान, बूढ़े खड़े थे, जो हमें देखते ही जय बांग से आसमान गुंजा देते। हमारी जीप रुकवाकर लोग आते, हाथ मिलाते, धन्यवाद देते। रास्ता घंटे भर का है, लेकिन निश्चय ही यह स्वागत देर करा देगा। मतलब सब लोग, बच्चे, बूढ़े, जो लोग भी जिस जिस गांव से इनकी गाड़ियां निकलती, वहां के बच्चे, बूढ़े, जवान सब इनको क्या करते हैं, इनको देख के जय बांग्ला बोलते हैं और इनको रोकते हैं, इनसे हाथ मिलाते हैं और इनको, क्योंकि जो ये जो युद्ध हुआ था कब, 1971 में, तो इसमें बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था चीनी सैनिकों से हुआ था, तो उसमें भारत ने इसकी मदद की थी। तो वो सब लोग इनको धन्यवाद भी देते थे और इनका स्वागत भी करते थे। शेरपुर के कुछ पहले पक्की सड़क शुरू हो जाती है। 3 दिन से धूल उड़ाती कच्ची सड़कों पर धक्के खाने के बाद यह पक्की सड़क वरदान सी लगती है। मतलब शेरपुर के पहले पक्की सड़क शुरू हो गई, जहां इनको पहुंचना था उसके पहले पक्की सड़क शुरू हो गई। उसके पहले ये लोग 3 दिन से जो है कच्ची सेना, पाकिस्तान से हुआ था, सॉरी, पाकिस्तान से ये युद्ध चल रहा था, तो उसमें भारत ने इसकी, बांग्लादेश की मदद की थी। तो ये लोग वहां से आगे पक्की सड़क वरदान सी लगती है। ब्रह्मपुत्र के उस पार जमालपुर पर पाकिस्तानी सेना ने बहुत सख्त मोर्चाबंदी कर रखी है। सख्त मतलब एकदम टाइट, वहां पे सिक्योरिटी लगा रखी है। वे नहीं चाहते थे कि इधर से भारतीय सेना बढ़कर उस किनारे पर कब्जा करे और दोनों किनारों को जोड़कर पुल बना सके। बांग्लादेश की मुक्ति मीन्स आजादी का असली मोर्चा ब्रह्मपुत्र पर है। पूर्वी कमान की रण योजना सचमुच बड़ी कुशलता से बनाई गई है। जनरल नागरा और ब्रिगेडियर क्लेर बहुत सावधानी से बढ़ रहे हैं। जनरल को विश्वास है कि सबसे पहले बे और क्लेर ही ढाका पहुंचेंगे। लेकिन जब हम शेरपुर पहुंचते हैं तो दूसरा मोर्चा लगा हुआ है। आजाद उत्फुल्ल नागरिकों, मतलब आजाद मतलब स्वतंत्र, और उत्फुल्ल मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हैं, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है। नागरिकों का मोर्चा मतलब जब तक ये शेरपुर पहुंचते हैं तब तक वहां के जो अब जो लोग आजाद हो चुके हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं और वो वहां पहले से पहुंच गए हैं। और भारतीय मित्रों के स्वागत के लिए रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे, किशोर और युवक वे कह रहे हैं, अब हम कभी गुलाम नहीं होंगे। हमारे भारतीय मित्र अपनी जान देकर हमारे लिए यह आजादी की ईद लाए हैं। मतलब वो सब इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं, और वो क्या बोलते हैं कि अब हम कभी गुलाम नहीं होंगे। हमारे भारतीय मित्र अपनी जान देकर हमारे लिए यह आजादी की ईद लाए हैं। अब हमारी जीप तेजी से पक्की सड़क पर दौड़ रही है। सहसा मतलब अचानक, सहसा मतलब अचानक हवाई जहाजों की आवाज आती है। हमारे 2 बम वर्षक मतलब जो विमानों से बम गिराते हैं, है ना, बम गिराने वाले बम वर्षक उड़ते हुए जमालपुर की ओर जा रहे हैं। बम वर्षक विमान उस पार जमालपुर का पर चक्कर लगा रहे हैं। उधर से तोपें चलने लगी हैं। आसमान सहसा मतलब अचानक सजीव हो उठा है। ऐसा लग रहा है जैसे जान आ गई हो आसमान में। हम जीप से उतरते हैं। सड़क पर लौटते हुए भारतीय सैनिक हमें बताते हैं कि अभी हम आगे जा सकते हैं। ये तोपें हमारी ओर नहीं, भारतीय सेना की उस टुकड़ी की ओर चल रही हैं जो रातों रात बख्शीगंज के पास से चुपचाप नदी पार कर जमालपुर के बाएं बाजू में जाकर मोर्चाबंदी कर रही है। मतलब ये लोग वहां जा रहे होते हैं, इनको ये आवाजें आती हैं, बम गिरते हैं और चारों तरफ आवाजें आती हैं, तो तब वहां से एक भारतीय सेना की एक टुकड़ी वहां से लौट कर आ रही होती है और वो बताती है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो
तोपें चल रही हैं ये हमारी तरफ नहीं चल रही हैं, ये बल्कि उन भारतीय सेना की तरफ चल रही हैं जो लोग रातों रात बख्शीगंज के पास चुपचाप नदी पार करके जमालपुर के बाएं बाजू में जाकर मोर्चाबंदी कर रही है। मतलब वो वहां तक पहुंच चुके हैं, उनकी तरफ ये तोपें चल रही हैं। हम यह कल्पना करके सिहर उठते हैं। सिहरना मतलब एकदम कांप जाना, कांप जाते हैं ना कि डर से, तो वो कांप जाते हैं। भारतीय सैनिक किस फौलाद का बना होता है? वो क्या बोलते हैं कि ये भारतीय सैनिक जो हैं ये किस फौलाद के बने हुए होते हैं? कि एक सैनिक मुंह बनाकर कहता है, जबरदस्त दुश्मनों से पाला पड़ा है साहब, हम पीछा करते करते थक गए, कमबख्त भागते भागते नहीं थके। वो क्या बोलते हैं कि अजय जबरदस्त दुश्मनों से पाला पड़ा है, हम इनका पीछा करते करते थक गए हैं, पर ये भागते भागते नहीं थक रहे हैं। शेलिंग से उनकी एक अगन बोट भी डुबो दी। शेलिंग मतलब गोला बारूद, जो बम इतने सारे गिराए जा रहे थे जल्दी जल्दी, शेलिंग मतलब बहुत सारे उनके ऊपर बम बरसाए, तो उससे उनकी क्या एक अगन बोट भी डुबो दी। अगन बोट मतलब जो स्टीमर होता है, छोटा जहाज जो होता है, तेल से चलता है पानी पर, स्टीमर, वो चलने वाला जहाज भी उनका डुबो दिया है। लेकिन उनका भागना नहीं रुका, लेकिन वो फिर भी भागे जा रहे हैं। कहाँ तक भागेंगे? क्लेड ने कहा, मतलब कि कहाँ तक भागेंगे, पाकिस्तान बहुत दूर है, मतलब वो पाकिस्तान तक नहीं भाग पाएंगे। अब यहाँ से हमें पैदल जाना है 3 किलोमीटर दूर। ब्रह्मपुत्र पर सड़क के दोनों ओर हाथ में सुरंगों का पता लगाने वाली घड़ी लेकर 2 सैनिक चल रहे हैं। क्या है? अब यहाँ से वो क्या बोलते हैं उनको कि अब यहाँ से हमें पैदल जाना है 3 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र पर। कितना चलना है इनको? 3 किलोमीटर। अब ब्रह्मपुत्र उनको क्या है, उनके हाथ में, सड़क के दोनों तरफ हाथ में वो जो सुरंगों का पता लगाने वाली घड़ी है वो लेकर सैनिक चल रहे हैं। अब ब्रह्मपुत्र दिखाई देने लगी है, मतलब अब उनको वो नदी जो है वो दिखने लग गई है। उस पार किनारे किनारे बसा है ना जमालपुर, उस पार पहुंचना है, और उसके किनारे पर कौन सा गांव बसा है? जमालपुर। उत्तर में ढाका की रक्षा, रक्षा मतलब रक्षा पंक्ति की प्रथम दुर्भेद्य छावनी है। दुर्भेद्य मतलब जिसको भेदना कठिन हो, और रक्षा पंक्ति मतलब बचाव वाली एक सेफ लाइन बना रखी है ढाका की रक्षा के लिए उत्तर में। तो वहां पे उनने अपने सोल्जर्स को खड़ा कर रखा है, और उन्होंने एक क्या कर रखा है, वहां पे सेफ लाइन बना रखी है, जिसको भेद पाना, मतलब उसको भेद पाना कठिन है, उसके आगे वो नहीं जा सकते। दुर्भेद्य छावनी, वहां पे उन्होंने एक पूरी छावनी बना रखी है। मैं बलबीर सिंह से दूरबीन मांगकर देखता हूँ। क्लेर मना करते हैं, जो वहां उनके क्लेर, क्लेर कौन है उनके? कर्नल, और कौन रहता है उनके साथ? ब्रिगेडियर है क्लेर। जो ब्रिगेडियर क्लेर है वो उनको मना कर देते हैं कि इधर से नहीं, क्या बोलते हैं वो, कि इधर से नहीं उधर बंकर, बंकर मतलब जमीन के भीतर। आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा हो, जमीन के अंदर खाई टाइप की बना देते हैं 2 साइड से, और उसमें बैठ जाते हैं सोल्जर्स, उसमें बैठ के लड़ाई करते हैं, है ना, बंदूकें उधर सेट कर लेते हैं और फिर उधर से चलाते हैं, वो कहलाते हैं जो दोनों साइड बीच में एक सुरंग टाइप की खोद लेते हैं और उसमें बैठकर वो बोलते हैं कि क्लेर मना करते हैं इधर से नहीं उधर बंकर, बंकर खाई में बैठकर देखना ठीक होगा। मतलब वो जो खाई बनाकर देखते हैं उससे क्या, उनकी सेफ्टी के लिए वो बनाई जाती है, और वो उसमें बैठ के देखते हैं। इन बंकरों में बेहद हथियार मिले, रात तक पाकिस्तानी यहाँ जमा थे। मतलब वो जो पाकिस्तानी सैनिक थे, पाकिस्तान के जो लोग थे, वो रात तक वो यहाँ पे थे। और जैसे ही यहाँ पे भारतीय सैनिकों का कब्जा हुआ, वो सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गए। तो उन बंकरों में उनको क्या, बेहद हथियार भी मिले, जमा थे। मुझे सिरहन होती है, मतलब उनको कपकपी चलती है ये देख के। उस तरफ जमालपुर में बेहद खामोशी है, आदमी तो आदमी,
सड़क पर एक चिड़िया भी नजर नहीं आती। उनकी तोपों का कहीं पता नहीं, हमारी तोपें भी खामोश हैं। हमारे बम बस्कों ने उनकी सिट्टी पिट्टी भुला दी है। बंकर से निकलकर हम फिर सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन सड़क पर नहीं चलते। मुक्ति वाहिनी के संपर्ककारी अबू यूसुफ हमें सड़क पार खेतों में उतारकर झुरमुटों में से ले जाते हैं। मतलब मुक्ति वाहिनी एक संस्था है उनकी, उसके जो संपर्क अधिकारी हैं वहां के अबू यूसुफ, वो उन्हें सड़क पार कैसे कराते हैं, खेतों में उतारकर झुरमुटों में से ले जाते हैं। छिपते हुए हम रुक रुक कर देखते हैं दूरबीन से। जमालपुर सुनसान है, खेतों के पार एक गांव है घनी हरियाली वाला। यूसुफ गांव वालों से कुछ बातें करते हैं, हम गांव से निकलते हैं। हमारा मुड़ना था कि शू शू शिक कोई चीज हमारे पास से गुजरती है और पास की रेत में धस जाती है। मतलब वो उनके पास से क्या बुलेट निकलता है, गोली निकलती है। पलक झपकते ही ब्रिगेडियर क्लेर लेट जाते हैं और अपने साथ के जनरल को भी खींच लेते हैं। लेट जाओ, दुश्मन फायर कर रहा है। और वो जैसे ही समझ जाते हैं ब्रिगेडियर क्लेर, और वो जल्दी से लेट जाते हैं और उनके साथ जो जनरल होते हैं उनको भी लेटा लेते हैं। और वो सबको बोलते हैं कि जल्दी से आप लोग मतलब जमीन में लेट जाओ कि दुश्मन हम पर फायर कर रहा है। मेरी आंखों के आगे एक क्षण के लिए घुप अंधेरा था और फिर लाल होते चकत्ते से, मतलब एक सेकंड में उनको सारी दुनिया गोल घूमती नजर आ गई। आंखों के आगे कैसा एकदम अंधेरा आ गया और फिर वो स्पॉट से नजर आते ना, उनको मल्टी स्पॉट्स आते, तो उनको रेड कलर के स्पॉट्स नजर आने लग गए। मैं गर्दन घुमाता हूँ, जनरल कड़कती आवाज में कहते हैं, हिलो मत चिथड़े उड़ जाएंगे। वे रिकॉइललेस गन चला रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि हिलो मत, अभी तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे, क्योंकि वो लोग रिकॉइललेस गन चला रहे हैं। ये इसमें जो गन्स के नाम आ रहे हैं ना, इनके जो भी हथियारों के, इससे डिटेल बाद में दी हुई है, हम आपको नीचे से भी पढ़ के बता देंगे, ठीक है। रिकॉइललेस गन टैंक उड़ाने के काम आती है। मतलब जो इतने बड़े बड़े टैंक होते हैं ना, उनको उड़ाने के काम में आती है। तो फिर इंसान तो उड़ ही जाएगा, आराम से उड़ेगा। मेरे रुक गए हैं, गला चिपक गया है, कैसे डर के मारे। क्योंकि देखो आर्मी ऑफिसर्स का तो काम है ये सब, लेकिन बाकी जो सिविलियंस होते हैं इनको तो डर ही लगेगा ना इन सब चीजों से। तो वो क्या बोलते हैं, मैं कांपती आवाज में कहता हूँ कि बे हमें टैंक समझ रहे हैं क्या। मतलब उनको अब समझ नहीं पड़ता क्या बात करना। तो वो क्या बोलते हैं धर्मवीर भारती जी कि बे हमें टैंक समझ रहे हैं क्या। टैंक इतना बड़ा होता है, इंसान छोटा सा। कैसा विचित्र आत्मबल है। आत्मबल मतलब हमारे योद्धाओं का, वो कहते हैं कि कैसा विचित्र आत्मबल है हमारे योद्धाओं का। अब इसके बाद वो क्या बोलते हैं, आत्मबल मतलब उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, किसकी, हमारे जो योद्धा हैं उनकी। मोर्टार के गोले मेरे बिल्कुल नीचे पानी में गिरते हैं, छींटों से मैं भीग जाता हूँ। मोर्टार जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार की छोटी सी तोप होती है जिसे आदमी अपने कंधे पे उठा के चल सकता है। 6-7 किलो का उसमें गोला भरा जाता है और 1000 फुट तक उसकी रेंज होती है। 1000 फुट तक वो गोला चला सकते हैं। तो क्या होता है कि मोर्टार के गोले जो है इनके नीचे, जहाँ ये लोग नदी के वहां किनारे किनारे लेट के जाने ना, वहां पानी में गिरते हैं और फिर उसके जो छींटे ऐसे उछलते हैं उससे ये भीग जाते हैं। क्लेर इशारा करते हैं कि जमीन से चिपक कर लेट जाओ, और क्लेर उनको फिर से इशारा करते हैं कि अब जमीन से चिपक कर लेट जाइए, बिल्कुल फ्लैट जाइए जमीन पे। फिर ना जाने कौन कौन लेटा लेटा मेरे ऊपर बालू फेंक रहा है ताकि मेरी कमीज ढकी जा सके। मतलब जैसे वो जमीन पे लेटे हैं तब भी देख सकते हैं, तब भी इनको कोई शूट कर सकता है, क्योंकि शर्ट नजर आती है तो उससे वहां जो लोग लेटे हैं वो उनके ऊपर बालू रेत फेंकते हैं जिससे वो ढक जाएं। हमारे बिल्कुल पीछे से गन का एक राउंड छूटता है। लगता था कि दुश्मन पीछे आ गया है, लेकिन ब्रिगेडियर बेरी कुछ चिल्लाकर कहते हैं जिससे मालूम होता है बलवीर सिंह जान का खतरा लेकर घुटनों के बल खेत की मेड़ पर बैठकर गन चला रहे हैं।
भागते भागते मैं देखता हूँ कि बालकृष्ण आगे हैं, बाईं ओर पीछे मैं हूँ और सबसे पीछे ब्रिगेडियर बेरी। मतलब वो क्या बोलते हैं कि बलबीर सिंह हैं, वो जान का खतरा लेकर घुटनों के बल खेत की मेड़, जो मतलब वो बाउंड्री टाइप की बनी रहती है छोटी सी, उधर बैठ के वो गन चला रहे हैं और सबको मतलब ये क्या कवर फायर कर रहे होते हैं कि जिससे पीछे के लोग आगे आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि बालकृष्ण जो है वो आगे हैं, पीछे बाईं ओर पीछे मैं हूँ और सबसे पीछे ब्रिगेडियर बेरी। बाद में मालूम हुआ कि गोले की चोट से उड़ा एक कंक्रीट का टुकड़ा उनके पैर में लग गया है। मतलब जैसे जो ये बॉम्ब वगैरह गिरते हैं, गोले करते हैं, तो उससे भी जो कंकड़ पत्थर एकदम उछल के लगते हैं ना, तो वो भी बहुत फोर्स के साथ उछलते हैं और उनकी चोट भी बहुत तेज लगती है। तो वो उनके पैर में लग गया और मृत्यु यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता है। हम खेतों में दूर दूर छितरा कर चल रहे हैं, मतलब खेतों में दूर दूर चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ग्रुप बना के नहीं चल रहे, दूर दूर। हम बेहद थकान महसूस कर रहे हैं और आराम कहाँ करें। हमारा सामान बिस्तर तो बख्शीगंज में है, लेकिन मेजर राठौर बताते हैं कि हमारा सब सामान सेना के साथ शेरपुर आ गया है। मतलब वो क्या बताते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा सामान तो सारा कहाँ पे है, बख्शीगंज में, लेकिन उनको मेजर बताते हैं राज्यपाल की हमारा सारा सामान शेरपुर आ गया है। बख्शीगंज में तो अब तक पीछे वाली यूनिट आ चुकी होगी। गजब है उनका इंतजाम कि जहां हजारों सैनिक सैकड़ों सप्लाई की ट्रकों टनों हथियारों के ठीक समय पर ठीक जगह पहुंचाने का इंतजाम है, वहीं हमारा छोटे से छोटा सामान भी हमारे बिना पहुंच जाता है। मतलब ये इनकी एक यूनिट आगे आ जाती है तो उस प्लेस पे एक दूसरी यूनिट आ जाती है, क्योंकि लड़ाई में इतने लोग घायल हो जाते हैं, उनको वापस भेजना पड़ता है, सैनिक कम पड़ते हैं, तो इसके लिए वो हमेशा पीछे से और सैनिक आते ही जाते हैं। ब्रिगेडियर बेरी ने बिना दूरबीन के देखा था कि जीप आई थी और बैक होकर बस के पीछे चली गई। उसी पर वे रिकाइलेस गन लाद कर लाए थे। मतलब उनने बिना दूरबीन के उनको दिखा, मतलब देख सकते होंगे वो वहां तक, तो उनको दिखा कि एक जीप आई थी और वो बैक होकर बस के पीछे चली गई। उसी पर वे लोग रिकाइलेस गन लाद कर लाए थे, बस की आड़ से चला रहे थे। और रिकाइलेस गन और मोर्टार में एक फर्क होता है। रिकाइलेस गन और मोर्टार में क्या फर्क होता है? मोर्टार का गोला जहां गिरता है वहां से उछलकर स्प्लिंटर चारों तरफ, मतलब उसके जो स्प्लिंटर मतलब उसकी जो चिंगारियां निकलती हैं वो चारों तरफ 8 मीटर के दायरे में गिरते हैं, है ना। मतलब उसके चारों तरफ 8-8 मीटर तक वो उछल उछल के वहां उसमें से चिंगारियां कंकड़ सब जाएंगे और वह गोला आसमान में एक बिंदु तक जाकर सीधे नीचे गिरता है। और रिकाइलेस गन की मार सबसे घातक होती है, जमीन से बिल्कुल ऊपर तिरछी आती है और अगर आप जरा भी हिले 6 इंच ऊपर भी तो चिथड़े उड़ जाएंगे। मतलब जो उसका मोर्टार का जो गोला होता है वो ऊपर जाके सीधा एक बिंदु पे नीचे गिरता है और उसके 8 मीटर के दायरे में उसके जो स्प्लिंटर्स हैं वो सब जगह उछल उछल के गिरेंगे, मतलब कंकड़ पत्थर चिंगारियां वगैरह सब निकलेंगी। और जो रिकाइलेस गन होती है वो उससे भी घातक होती है। ये क्या है, जमीन से बिल्कुल तिरछी चलती है और आप नीचे लेटे हैं, मगर 4-5 इंच भी हिले, 5-6 इंच ऊपर भी उठे तो आपके चिथड़े उड़ जाएंगे। यह टैंक के फौलाद को भी भेद सकती है। अगर वहां बालू ना होकर कंकड़ पत्थर होते तो हमको कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि वहां पे तो बालू रेत थी, तो वहां ऐसे कंकड़ पत्थर उछलने वाले नहीं थे। लेकिन जो हर गोले के बाद जो स्प्लिंटर उड़ते थे, उड़ते बेस सबको ले डालते, चाहे हम लेटते चाहे छिपते। मतलब वो क्या बोलते हैं कि रिकाइलेस गन जब चलाते तो उसके जो गिरने से फिर जो इतने सारे जो बालू के वो कण उड़ते, अगर वहां पत्थर होते ना तो वो उन्हीं से मर जाते, फिर चाहे ये लेट जाते या छिप जाते। ठीक है, चाहे हम लेटते चाहे छिपते। हमें क्या मालूम था कि ब्रह्मपुत्र का जल हजारों वर्षों से हिमालय के पत्थरों को पीस पीस कर जो बालू बनाता रहा है वह इसलिए कि इन घातक गोलों को सोख ले। बालू की वजह से हम
कि हम बचे हैं। मतलब वो क्या सोचते हैं कि हमें आज तक पता भी नहीं था कि ये जो ब्रह्मपुत्र का जल है हजारों वर्षों से हिमालय के पत्थरों को पीस पीस कर बालू बना रहा है। वो इसलिए कि ये जो घातक मतलब वार करने वाले, इतने हमको हार्म करने वाले ये गोलों को सोख लेगा। मैं अपने में डूबा हुआ हूँ, मौत से आकस्मिक साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब तो होता है इंटरव्यू होता है ना, आमने सामने। अचानक, आकस्मिक मतलब अचानक। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं अपने में डूबा हुआ हूँ और मौत से अचानक ऐसे आमने सामने की जांच पड़ताल में, क्योंकि वो खुद को अभी समझा नहीं पा रहे हैं, थोड़े से डिस्टर्ब है वहां का माहौल देख के। कैसा अजीब है कि अब तक जो पढ़ा सुना उससे यह अनुभव बिल्कुल अलग था। उस समय एक क्षण को स्तब्ध था। स्तब्ध मतलब हैरान था एकदम से। बिल्कुल जैसे होंठ पर शब्द, आंखों में दृष्टि, नसों में खून एकदम बर्फ जैसा जम गया हो। फिर जैसे सारी संज्ञाएं लौट आई हूँ। मतलब उस समय एकदम हैरान थे, ना उनको कुछ बोलने में आ रहा था, ना कुछ दिख रहा था, ना कोई हरकत थी, बस सब एकदम साइलेंट था। और फिर जैसे थोड़ी देर बाद उनकी सारी संज्ञाएं जो थी वो वापस आ गई हूँ। संज्ञाएं से मतलब इधर उनके फिर बाकी के सारे सेंस थोड़ी देर बाद सब काम करने लग गए। रात को सोया तो लगा माथे पर ब्रह्मपुत्र का शीतल जल प्रवाह शांति दे गया है। जब रात को वो सो रहे थे तो उनको लग रहा था जैसे ब्रह्मपुत्र का ठंडा पानी उनके लिए, उनको ठंडा पानी जो बह रहा है वो उनको शांति दे गया है। गालिब याद आते हैं, मौत का एक दिन मुअय्यन, मुअय्यन मतलब निश्चित है, मौत का एक दिन निश्चित है। उस निश्चित दिन के पहले कुछ नहीं होगा, होगा भी तो इसी तरह मौत शायद नींद की एक गहरी नदी होगी। क्या बोलते हैं कि गालिब की याद आई कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, मतलब फिक्स है, निश्चित है मौत का एक दिन। उस निश्चित दिन के पहले कुछ भी नहीं होगा, होगा भी तो इसी तरह मौत शायद नींद की एक गहरी नदी होगी। मैं शांत बहती नदी में धीरे धीरे घुल जाता हूँ। नींद में निश्चिंत, सब शांत है, सिर्फ बाहर के पोखर में कभी कभी मछलियों के उछलने की छपाक छपाक छप छपाक आवाज आती है। वो क्या बोलते हैं कि यहाँ सब कुछ शांत है, निश्चिंत है, सब सो चुके हैं, सिर्फ क्या आवाज आ रही है, जो बाहर मछलियां हैं पोखर में उनकी छप छपाक की आवाजें आ रही हैं। अब देखिए, ये जो आपको कर्नल, ब्रिगेडियर ये सब बता रहे, तो हमको इन पोस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती है, तो इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। पूर्वी कमान मतलब भारतीय थल सेना 4 कमानों में बटी है, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और केंद्रीय। तो बांग्लादेश युद्ध के समय पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में था। इस कमान ने युद्ध में अद्भुत कौशल एवं क्षमता का परिचय दिया था। एक कमान का प्रभारी कमांडिंग इन चीफ कहलाता है। ठीक है, अब जैसे उसमें है ना पूर्वी कमान की सेना, तो क्या ये 4 भागों में बटी है, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और केंद्रीय। तो बांग्लादेश के युद्ध के टाइम पे वहां पे पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता में था। और इस कमान ने युद्ध में अद्भुत कौशल एवं क्षमता का परिचय दिया था। एक कमान प्रभारी क्या होता है, कमांडिंग इन चीफ कहलाता है। ठीक है, और ब्रिगेडियर एक सैनिक अधिकारी जो सेना के एक ब्रिगेड का संचालन करता है। एक ब्रिगेड में 800 से 1400 सैनिक होते हैं, मतलब 800 से लेकर 1400 जो सैनिक होते हैं उनके हेड होता है कौन, ब्रिगेडियर। यह कर्नल से बड़ा होता है। यह सेना में पद की दृष्टि से 5वें स्थान पे है। जो सेना में जो पद होते हैं ना, जो पोस्ट होती है, उसमें ब्रिगेडियर का पद कौन सा है, 5वां है। अब जनरल, थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी। जनरल कौन होता है, थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी। श्रीनागरा उस समय वास्तव में मेजर जनरल थे और बांग्ला मुक्ति संग्राम में कोर कमांडर की हैसियत से कार्य कर रहे थे। 1971 की लड़ाई में इस पद की नई सृष्टि की गई थी। सृष्टि मतलब होता है रचना, या इसको दोबारा से पद को बनाया गया था। मुक्ति वाहिनी वर्ड आया था, एक हमारे उसमें आया था। मुक्ति वाहिनी
मतलब क्या है? स्वतंत्र दिलाने वाली सेना। बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की सेना अपने आप को मुक्ति वाहिनी कहती थी। क्या कहती थी? स्वतंत्रता दिलाने वाली सेना। बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की सेना अपने आप को मुक्ति वाहिनी कहती थी। अगला है रिकाइललेस गन। यह स्वचालित हथियार है, मतलब इसको एक बार सेट करके ऑन कर दो, ये खुद ही चलता रहता है। इसे सैनिक एक बार निशाने पर रखकर गोलियों की बौछार छोड़ देता है। इससे शत्रु की दुर्भेद्य पंक्ति को भी भेजा जा सकता है। दुर्भेद्य मतलब जिसको भेदा ना जा सके, उसको भी इससे भेदा जा सकता है, क्योंकि ये जब कंटिन्यूअसली चलती ही जाएगी धड़ाधड़ तो कुछ भी होगा भाई, सब पॉसिबल है। यह स्वचालित हथियार है, इसे सैनिक एक बार निशाने पर रखकर गोलियों की बौछार शुरू कर देता है। इससे शत्रु की दुर्भेद्य पंक्ति को भेदा जा सकता है। अब आप लोगों को चैप्टर समझ में आया तो पहले आप एक बार थम्स अप कीजिए, इसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। आया सबको? देखो मीनिंग्स भी अब आपके नहीं हो पाते, आप इसमें से इसके शब्दार्थ पढ़ लीजिए, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। बीच में मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं, जिनके नहीं भी थे बुक में उनके भी आपको बीच बीच में बताए हैं। ठीक है, अब अगर कोई और बात हो तो बताइए आप। कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन करूंगी और बुक एक्टिविटी भी करूंगी, और आपकी सारी कॉपी कंप्लीट हो जानी चाहिए। बेटा सब लोग अपने नोट्स ले जाइए और कंप्लीट कीजिए। क्लास भी डेली अटेंड करें आप लोग। रोज रोज पता नहीं आप लोग क्यों मिस करते हैं। क्लास डेली अटेंड कीजिए, ठीक है? क्या समझ में नहीं आया? दुर्भेद्य पंक्ति का मतलब, अरे एक सेफ लाइन, जैसे हम क्या होता है बॉर्डर पे, अब ऐसा तो है नहीं कि सब एक साथ ही खड़े होंगे, तो सबसे पहले क्या मोर्चाबंदी की जाती है बॉर्डर पे। समझो आप, जैसे एक सैनिकों की एक लाइन बना दी जाए, पहले एक लाइन बना दी जाए, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मूवीज में ज्यादा देखने में आता, अब ये अपने कोई सेल्फ एक्सपीरियंस तो इनका किसी को भी नहीं है। तो क्या होता है, एक लाइन बना दी जाती, पहले ये लोग लड़ेंगे, बाहर वो अपने आप सेफ्टी, मतलब इस लाइन को, इन सैनिकों को क्रॉस करके आप यहाँ नहीं आ सकते, है ना। उनको आने से रोकने के लिए वहां पे एक सेफ लाइन बनाई जाती है, जिससे दुश्मन उसको क्रॉस ना कर सके। अगर उसको क्रॉस करेगा तो फिर वो हमारी जगह में आके कब्जा नहीं कर लेगा, मतलब हमारे एरिया में आ जाएगा ना। तो हम पहले से एक सेफ लाइन लेके चलेंगे ना, कि आगे हम कितने भी लड़े पर इस लाइन को क्रॉस किसी को नहीं करने देंगे। अंडरस्टूड? कि वो सेफ लाइन लेके चलनी पड़ती, मतलब वहां कोई नहीं आ सकता, किसी को आना ही नहीं चाहिए, वहां कुछ भी हो जाए पर इसको क्रॉस नहीं करने देंगे, बॉर्डर टाइप से। ठीक है, अभी किसका है भाई? ओके, धन्यवाद, आपको समझ में आया, ये अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब कल करते हैं इसके आगे। ठीक है, कल इनके क्वेश्चन आंसर और बुक एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे, और अब आप इनके छोटे छोटे आंसर जो हैं वो लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। सारे मौखिक आप करना शुरू कर दीजिए आप अभी से। ठीक है, फिर आपको ग्रामर का भी पीडीएफ एक आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप उसमें सारा आपका ग्रामर जो भी रहेगा, अनुच्छेद रहेंगे, विज्ञापन, संवाद, पत्र, परिभाषाएं, सूचना, जो भी होगा सब आपको एक साथ दे देंगे, और फिर उनको 1-2 दिन में आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। Have a nice day. Take care.